हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट साइफुद्दीन और आज हमारा डे 36 है साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स का। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ लंबे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। और प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बहुत ही सिंपल टॉपिक्स कवर किए थे, लेकिन इस वीडियो सेशन के अंदर हम बहुत ही लंबे चौड़े टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर डीएनएस, मैक स्पूफिंग, ओएस हार्डनिंग, फायरवॉल्स, आईडीएस आईपीएस सिस्टम्स, एंड पॉइंट सिक्योरिटी एंड काफी सारी चीजें हैं, वो सब इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। बाकी इस वीडियो को एंड तक जरूर समझिएगा ताकि आपको इसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स जो कि लिनक्स और साइबर सिक्योरिटी के नेटवर्क फंडामेंटल्स होते हैं उनके बारे में ये वीडियो कवर करेगी। तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। As you can see, we have prepared a PPT there। यहाँ पे हमने नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स डे 36 के लिए वीडियो रेडी की है और यहाँ पे पीपीटी के साथ में काफी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको शेयर करेंगे। तो चलिए अब बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक इन सब टर्म्स को समझते हैं, जिनमें काफी सारी टर्म्स मैंने मेंशन भी कर रखी हैं। डीएनएस, मैक स्पूफिंग, ओएस हार्डनिंग, फायरवॉल्स, आईडीएस आईपीएस एंड एंड पॉइंट सिक्योरिटी। तो यहाँ पे मेरी टीम मेंबर्स ने इसको जनरेट करके दिया है। फर्दर जो भी रेफरेंशियल डाटा है वो मैं आपको यहाँ पे रिपीट करूंगा हिंदी में। अगर आपको मेरी भाषा ना समझ आए तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट है यहाँ पे डीएनएस स्पूफिंग। तो देखिए एक अटैक भी होता है और स्पूफिंग मतलब कि एक तरीके से उसका कॉपी कैट करना। स्पूफिंग के अंदर काफी सारी टर्म्स आ जाती हैं और प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी हमने इसके बारे में कवर किया है। तो यहाँ पे डीएनएस स्पूफिंग होती क्या है, ये काम कैसे करती है एंड इसका इंपैक्ट और रिस्क क्या है वो हम आपको समझाएंगे। देखिए हर एक वेबसाइट के पास अपना पर्सनल, और वेबसाइट नहीं तो एक डिवाइस बोल सकते हो, हर एक डिवाइस के पास अपना आईपी एड्रेस और डीएनएस एड्रेस होता है। ठीक है, डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, और जो कि किसी एक वेबसाइट को सेपरेटली दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कवर करेंगे डीएनएस के अंदर क्या होता है। लाइकली आपने किसी वेबसाइट को विजिट किया, लेकिन विजिट करने के बाद वहां पे वो मलिशियस वेबसाइट के अंदर आप चले गए। अब उस वेबसाइट के अंदर जाने के बाद में आपने क्या किया, उस वेबसाइट पे क्लिक किया, वहां पे जाके लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी वो किसी अटैकर के पास चलेगी। अब यहाँ पे इसका प्रोसेस समझते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, अटैकर्स अपने फॉल्स डीएनएस रिकॉर्ड्स को इंजेक्ट करता है किसी दूसरी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वहां पे उसके रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ भी मलिशियस डाटा हो सकता है। आपके कॉपी कैटेड डाटा को कॉपी करने का भी मलिशियस कोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइक आपने इंस्टाग्राम का फेक वेब पेज बना दिया अगर आप अटैकर हो, और मेरे जैसे किसी इंसान ने उस वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, विजिट करने के बाद में उसके अंदर गया, जाने के बाद में वहां पे अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर कर दिए। शेयर करने के बाद में आप लॉगिन तो ले लोगे, लेकिन लॉगिन करने के बाद में जो वेब पेज है वो अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद में आपके ही डेटा को वो अटैकर चोरी करेगा। चोरी करने के बाद उसको अपने पर्पस के लिए यूज कर सकता है। यहाँ पे इसका इंपैक्ट एंड इसके अंदर है रिजल्ट्स इन स्टोलन पासवर्ड्स, एक्सपोजर टू फिशिंग पेजेस, मॉलवेयर डाउनलोड्स एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेम चीजें जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी समझाई हैं वो यहाँ पे है। तो आई होप कि आपको डीएनएस स्पूफिंग के बारे में समझ आया होगा, डीएनएस क्या होता है और ये अटैक कैसे परफॉर्म करता है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़े स्केल पे परफॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें मैक स्पूफिंग के बारे में। तो मैक स्पूफिंग एंड डीएनएस स्पूफिंग बोथ आर द सेम टर्म्स, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो चोरी होती ही है, लेकिन आपके पास्ट एक्टिविटी रिकॉर्ड्स भी चोरी किए जाते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अटैक का गोल क्या होता है, यूज टू बाईपास एक्सेस कंट्रोल्स, अवॉइड ट्रैकिंग और गेन अनऑथराइज्ड एंट्री टू सिक्योर नेटवर्क सेगमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे स्पूफिंग प्रोजेक्ट्स कैसे काम करती है, यहाँ पे अटैकर्स यूज सॉफ्टवेयर टूल टू चेंज देयर मैक एड्रेस टू इंपर्सनेट अनदर लेजिटिमेट डिवाइस। ठीक है, अपने की मैक एड्रेस को एक डुप्लीकेट मैक एड्रेस की तरफ जनरेट करने के बाद अपने जो टारगेट डिवाइस होता है उसके अंदर शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद आपका सारा इंफॉर्मेशन उसके पास हो जाता है। उससे आपकी पर्सनल एक्टिविटीज, आपने क्या क्या लॉग इन किया है, क्या लॉग आउट किया है, आपके पास में कितने सेव पासवर्ड्स हैं, ये सब चेक कर सकता है वो। ठीक है, तो मैक एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस एक टेम्परेरी एड्रेस होता है, जो कि आप समझ ही रहे हो। आगे हम बात करते हैं विंडोज सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के बारे में। देखिए सिक्योरिटी फंडामेंटल्स आपको सबसे ज्यादा जानकारी देते हैं। यहाँ पे आपको विंडोज को कैसे सिक्योर रखना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं वो आप यहाँ पे समझोगे। यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है, विंडोज डिफेंडर, फायरवॉल प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक अपडेट्स। अब सबसे लास्ट में पढ़ते हैं ऑटोमेटिक अपडेट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो डिलीवरीज होती हैं, डिलीवरीज ऑफ क्रिटिकल सिक्योरिटी पैचेस प्रॉम्प्टली, फिक्सेस वल्नरेबिलिटीज बिफोर एक्सप्लॉइटेशन, मेंटेन सिस्टम स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो ऑटोमेटिक अपडेट्स के अंदर क्या होता है, हर कंपनी अपने जितने भी विंडोज बना रखी है, जितने भी विंडोज की जो भी कंपनी है, उन्होंने अपना पर्सनल एक ऑटोमेटिक अपडेट का ऑप्शन रखा होता है हर डिवाइस के अंदर। लाइक आपने लैपटॉप चलाया हुआ तो आपका लैपटॉप भी मंथली कभी ना कभी अपडेट मांगता होगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं। सिक्योरिटी अपडेट्स के बाद में वहां पे अपने आप ही जो भी वेलेबिलिटी आपके डिवाइस के अंदर है उसको रिमूव कर देता है। यहाँ पे जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बड़े बड़े एसोसिएट एनालिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को ट्राई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपने एंड से, और वहां पे आपके सिस्टम के अंदर जाके वो थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं और बिना आपको बताए। और जैसे ही आप अपडेट मारते हो, अपडेट मारने के बाद में आपके सिस्टम के अंदर कोई भी प्रीवियस वल्नरेबिलिटी थी उसको डिलीट कर दी जाता है और फर्दर वो अपने न्यू
जो न्यू वे होता है उसका सिक्योर करने का उसके अंदर काम करेगी। यहाँ पे फायरवॉल प्रोटेक्शन होती है। फायरवॉल इज जस्ट लाइक ए शील्ड, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी समझा रखा है। और यहाँ पे विंडोज डिफेंडर काफी सारे एंटीवायरस टूल्स होते हैं। और आपको एक बात पहले ही बता दो कि विंडोज के पास अपना पर्सनल सिक्योरिटी एंटीवायरस टूल रहता है, तो आपको किसी एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि यहाँ पे विंडोज की सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है। यहाँ पे रेगुलर स्कैन करता है रिमूवल ऑफ द थ्रेड्स के लिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड विंडोज फॉर सीमलेस ऑपरेशन, सेम चीजें जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी समझाई हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी फंडामेंटल्स आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में यही चीजें हैं कि आपकी विंडोज को कैसे सिक्योर किया जा रहा है। यहाँ पे विंडोज डिफेंडर, फायरवॉल प्रोटेक्शन एंड ऑटोमेटिक अपडेट्स। ऑटोमेटिक अपडेट्स आपको समझा दे कि अपने आप सिस्टम अपने आप को अपडेट कर देता है। अपडेट करने के बाद में जिसने उसको डिजाइन किया अपडेट को, उस अपडेट के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। सारी चीजें आने के बाद में वो अपने आप ही प्रीवियस जितनी वल्नरेबिलिटीज थी उनको रिमूव करता है और एडेड सिक्योरिटी जो भी होती है विंडोज के अपडेट के अंदर उनको आपके सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट कर देता है। फायरवॉल प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को नहीं दिया जाता सिस्टम के अंदर, अपने आप ही फायरवॉल उसको आगे पीछे अपने तरीके से निकाल देती है। विंडोज डिफेंडर के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि रेगुलर स्कैन करते हैं आपके सिस्टम के अंदर। इफ यू डाउनलोडेड एनी अदर सस्पिशियस फाइल इनटू योर सिस्टम देन यू कैन हैव द एक्सेस टू रिमूव इट remove it manually or otherwise Windows Defender can choose to remove it directly। लेकिन वो आपसे एक बार परमिशन जरूर लेगा। क्या पता आपने उसको अपने पर्पस के लिए यूज किया हो, डाउनलोड किया हो सिस्टम के अंदर, क्या पता आपकी गलती से वो डाउनलोड हो गया हो, लेकिन विंडो डिफेंडर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि आप इस फाइल को रखना चाहते हैं या नहीं। ये एक मलिशियस फाइल है। डेट्स इट। आगे हम बात करते हैं लिनक्स के सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, ठीक है। तो यहां पे सबसे नीचे नंबर 4 पे हम कवर करेंगे मिनिमल प्रिविलेजेस, ठीक है। प्रिविलेजेस मतलब कि एक्सेस होती है किसी सिस्टम को यूज करने की। तो यहां पे जो लिनक्स का जो सिक्योरिटी फाउंडेशन होती है, यहां पे आपको देखने को मिलता है कि यहां पे जितने भी कोर कंपोनेंट्स है वो लीस्ट प्रिविलेजेस के अंदर काम करते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास में लिनक्स का कोई डिवाइस है, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहा हूं, तो यहां पे कीबोर्ड का काम सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू प्रिंट टाइप करने का ही है। अब मैं कीबोर्ड से सिस्टम की एक्सेस लेना चाहूंगा तो वो नहीं मिलने वाली। यहाँ पे हमेशा एक ऑथराइज्ड लॉक लगा रहता है हमेशा ही। यहाँ पे पैच मैनेजमेंट है। पैच मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करना और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी, ये सब इंक्लूडेड होती है। पैच मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि आपने जितने भी टास्क परफॉर्म किए हैं वो किस लेवल पे आप यूज कर रहे हो, उनको किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो, कितने लेवल की सिक्योरिटी उनके अंदर है, वो सब मैनेज होता है। सर्विस कंट्रोल सेम थिंग जो कि पैच मैनेजमेंट के अंदर रहती है। यूजर मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, यूजर परमिशंस होती है। मैनेजमेंट एंड परमिशन बोथ आर द सेम टर्म्स। यहाँ पे क्या होगा, आपकी प्रोसेस यहाँ पे पढ़ भी सकते हो आप, स्ट्रिक्ट यूजर एंड प्रोसेस राइट्स, लिमिटेड पोटेंशियल डैमेज फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज अकाउंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने सेकंड या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद में उसको परमिशन अलो की। लाइकली आपने डिवाइस में भी देखा होगा, अपने स्मार्टफोन्स में आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं स्मार्टफोन के अंदर, तो कैमरा, माइक एंड डिवाइस परमिशन मांगती है। तो सेम चीजें लिनक्स के अंदर भी होती है। तो दीज आर द सिक्योरिटी फाउंडेशंस। सो विंडोज हार्डनिंग टूल्स, ठीक है। हार्डनिंग टूल्स होते हैं विंडोज की सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए, और ये 4 लेवल्स पे काम करती है। 4 लेवल के अंदर ग्रुप पॉलिसी, बिट लॉक एन्क्रिप्शन, कंबाइंड प्रोटेक्शन, यूजर अकाउंट कंट्रोल। यूजर अकाउंट कंट्रोल मैंने आपको समझा दिया वो क्या होता है। ग्रुप पॉलिसी के अंदर क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आपके सिस्टम के अंदर किस लेवल पे किस चीज को किस तरीके से चलाना है। बिट लॉक एन्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे फुल डिस्क एन्क्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा ऑन लॉस्ट और स्टोलन डिवाइस बाय रेंडरिंग ड्राइव अनरीडेबल विदाउट प्रॉपर कीज, ठीक है। बिट लॉकर इंक्रिप्शन ये काम करेगा। और कंबाइंड प्रोटेक्शन के अंदर क्या है, सभी टूल्स को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है ताकि आपकी सिस्टम को और सिक्योर किया जाए। थोड़ा सा और डीपली इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बिट लॉक इंक्रिप्शन एक ऐसा इंक्रिप्शन होता है जहां पे आपने देखा होगा कि आपकी ड्राइव के अंदर आपने कोई डाटा स्टोर किया है, लेकिन उसकी जो बिट डिजिट्स है उनको ऐसे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है ताकि कोई थर्ड पर्सन आके आपका डेटा को चोरी ना कर सके, ठीक है। ये 011011 वैल्यूज हो सकती है। सिक्योर शेल हार्डनिंग के अंदर भी सेम चीजें होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी समझा रखा है। तो यूजर अकाउंट कंट्रोल, ग्रुप पॉलिसी, बिट लॉक एन्क्रिप्शन, ये एक कंबाइंड प्रोटेक्शन को एक तरीके से यूज करती हैं ताकि आपकी विंडोज की सिक्योरिटी को थोड़ा सा और इनहेंस किया जाए। आगे बात करते हैं विंडोज लॉग्स एंड मॉनिटरिंग के बारे में। तो लॉग्स के अंदर क्या होता है कि आपके सिस्टम में आपने क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं, अगर गलत एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं तो उनको कैसे काउंटर करना है, ये सब चीजें आती है विंडोज लॉग्स एंड मॉनिटरिंग के अंदर। यहाँ पे इवेंट कलेक्शन होता है। इवेंट कलेक्शन के अंदर क्या होगा, आपके सिस्टम के अंदर आपने जो जो एक्टिविटी, जो जो लॉगिन एक्टिविटी, जो जो कोई भी एप्लीकेशन परफॉर्म की है, यूज की है, उसको ये कलेक्ट करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा। लॉग एनालिसिस होता है आपके डिवाइस के अंदर जो जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है उसको एनालाइज करना, मतलब कि उसको फिल्टर करना, फिल्टर करके उसकी प्रॉब्लम्स को समझना। यहाँ पे प्रॉब्लम्स को समझने के बाद में थ्रेट डिटेक्शन होता है। थ्रेट डिटेक्शन के अंदर क्या होगा कि आपके डिवाइस के अंदर अगर कोई थ्रेट है या कोई मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हुई है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है जो कि आपके सिस्टम को करप्ट कर सकता है, तो उसको ये डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद में सबसे लास्ट स्टेप होता है इंसिडेंट रिस्पांस। इंसिडेंट रिस्पांस के अंदर आपको मैंने बताया है विंडोज डिफेंडर काम करेगा। इंसिडेंट रिस्पांस के अंदर सेम चीजें होती हैं कि आपके सिस्टम को सिक्योर किया जाए किसी भी थ्रेट से बचाने के लिए।
That's it। आगे हम बात करते हैं लिनक्स फाइल परमिशन कंट्रोल। तो यहाँ पे देखिए 3 टियर परमिशन सिस्टम का यूज करता है यहाँ पे, जो कि आपको रीड राइट और एक्सेस करने के लिए होता है फाइल की ओनरशिप को। ठीक है, सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो वही चीजें जो मैंने आपको बताया था आपके डिवाइस के अंदर, कि लिनक्स के अंदर भी ये सेम चीजें होती हैं कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट कर रहे हो या किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, लाइक मैंने लिनक्स के अंदर काफी सारे इंजन्स का यूज कर रखा है अपने अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए, लाइक वायरशार्क, काली, ये सब चीजें ये टूल्स की तरह काम करते हैं। तो उन टूल्स को 3 टियर परमिशन के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, जिनके थ्रू रीड राइट एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो लिनक्स फाइल परमिशन के अंदर अगर हम ये सब चीजें इंक्लूड ना करें तो हमारे सिस्टम के अंदर करप्शन देखने को मिल सकता है। और लिनक्स अगर हम बूटेबल डिवाइस के अंदर डाउनलोड करते हैं, इंक्लूड करते हैं अपने सिस्टम के अंदर बूटेबल डिवाइस लाइक किसी पेन ड्राइव के अंदर, तो क्या होगा कि पेन ड्राइव मैंने इंप्लीमेंट की लेकिन यहाँ पे 3 टियर परमिशन सिस्टम नहीं यूज किया हुआ था लिनक्स फाइल परमिशन के अंदर, तो क्या होगा कि अपने आप ही आपके सिस्टम के अंदर कोई भी नेटवर्क चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी आपका सिस्टम का डाटा करप्ट हो सकता है और मे भी आपका सिस्टम पूरा रिसेट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी टूल आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद में उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी नहीं और आपने उसको डाउनलोड करने के बाद एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद में वो जस्ट एक उल्टे वे में काम कर गया। ठीक है, प्रॉपर परमिशन सेटिंग्स आर फंडामेंटल टू लिनक्स सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, सेम चीजें जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब यहाँ पे फायरवॉल एंड आईपी टेबल फंडामेंटल्स होते हैं। फायरवॉल मैंने आपको समझा दिया कि ये होता क्या है। फायरवॉल एक जस्ट ट्रैफिक इंस्पेक्शन, रूल एवुलेशन एंड एक्सेस कंट्रोल करने का एक टूल होता है। अब यहाँ पे आईपी टेबल्स क्या करता है, वो एलो करता है, वो कुछ टेबल्स की रो की तरह होता है जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो आ रही है जा रही है उसको कैप्चर करता है और ये एलो करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए डिवाइस के अंदर, कौन सी नहीं। तो आईपी टेबल जस्ट लाइक ए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेबल, जो कि आपके फंडामेंटल्स होते हैं आपकी सिक्योरिटी को और इंक्लूड मतलब और थोड़ा और बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे रूल इवैल्यूएशन एंड एक्सेस कंट्रोल, सेम चीजें जो मैंने आपको सिंपल टर्म्स में समझा दी वो है। अगर नहीं समझ आया तो पीपीटी से पढ़ लो, बाकी तो सिंपल टर्म्स में फायरवॉल का काम यही है कि नेटवर्क को फिल्टर करना, फिल्टर करके आपके डिवाइस के अंदर सिक्योरिटी किस तरीके से काम कर रही है उसको देखना। आगे हम बात करें तो हम बात करते हैं सिक्योर शेल हार्डनिंग के बारे में। तो सिक्योर शेल हार्डनिंग को थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल पे सिक्योर करने का काम होता है सिक्योर शेल हार्डनिंग में। और आपको बता दूं तो सिक्योर शेल हार्डनिंग के अंदर की बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस नाम के 2 फैक्टर काम करते हैं। यहाँ पे की बेस्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर 2 कीज आ जाती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट कीज। और प्राइवेट की जो होती है वो पर्सनल की होती है किसी बड़े टास्क को परफॉर्म करने के लिए, पब्लिक की एवरी यूजर के लिए डिफाइन की जाती है जो कि हम इधर उधर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे की बेस्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर भी आप बात करें तो यहाँ पे डिसेबल पासवर्ड लॉगिन्स टू प्रिवेंट ब्रूट फोर्स अटैक, इंप्लीमेंट की रोटेशन पॉलिसीज फॉर इनहेंस सिक्योरिटी एंड एक्सेस रिस्ट्रिक्शन के अंदर क्या होगा, सिक्योर शेल पोर्ट को 22 से किसी दूसरे पोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि आपके सिस्टम की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बनी रहे। और यहाँ पे डिसेबल डायरेक्ट टू लॉगिन टू प्रिवेंट प्रिविलेज एस्केलेशन, ये सब चीजें हैं, आप समझ सकते हो। सिस लॉग एंड लॉग मैनेजमेंट, तो देखिए यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड मैनर में काम करता है, सेंट्रलाइज कलेक्शन होता है इसके अंदर, सर्विस लॉग, सेंट्रलाइज कलेक्शन, सिस्टम लॉग्स, सिक्योरिटी लॉग्स, इन सब चीजों को एक सेंट्रलाइज कलेक्शन के अंदर डाला जाता है ताकि आपके सिस्टम की एक्टिविटीज को ट्रैक किया जाए। सो दिस इज द बेसिक टर्म जो कि आपको समझनी चाहिए, जहां पे आपके सिस्टम के लॉग्स जो होते हैं, लॉगिन एक्टिविटीज होती हैं, वो कैसे मैनेज करती हैं। उनके अंदर ये 4 चीजें आती हैं। 4 चीजों के अंदर ये सर्विस लॉग्स, सिस्टम लॉग्स, सिक्योरिटी लॉग्स एंड सेंट्रलाइज कलेक्शन। सेंट्रलाइज कनेक्शन जो एक ऐसा कलेक्शन होता है जो कि इन सब चीजों को एक सेंट्रलाइज कलेक्शन के अंदर ऐड करता है। कलेक्शन मतलब कि एकत्रित करना किसी एक लोकेशन पे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं आईडीएस एंड आईपीएस सिस्टम के बारे में। तो इसके बारे में हमने प्रीवियसली समझ भी रखा है, लेकिन फर्दर अगर आपको नहीं समझ आया है तो फिर से एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आईडीएस इज जस्ट लाइक ए इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो कि डिटेक्ट करता है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई मालवेयर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस है कि इंट्रूजन डिटेक्शन एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन। टर्म से आप समझ जाओ कि डिटेक्शन क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है और आपको इन्फॉर्म कर रहा है। लेकिन इन्फॉर्म करने के बाद यूजर का फर्स्ट मेथड होता है कि वो उसको रखना चाहता है या नहीं। लेकिन इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि वो ट्रैक भी करता है कि कौन सी मलिशियस एक्टिविटी आपके सिस्टम के अंदर परफॉर्म हो रही है और उसको प्रिवेंट भी करेगा विदाउट योर यूजर परमिशन। ठीक है, तो यहां पे हम पढ़ भी सकते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम मॉनिटर्स एंड अलर्ट और सस्पिशियस एक्टिविटी व्हाइल इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम एक्टिविटी ब्लॉक थ्रेट्स इन द रियल टाइम। आईपीएस प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन बट रिक्वायर्स मोर केयरफुल कॉन्फ़िगरेशन। सेम चीजें, ठीक है। पैसिव मॉनिटरिंग विद अलर्ट ओनली, एक्टिव ब्लॉकिंग ऑफ मलिशियस ट्रैफिक, रियल टाइम थ्रेट प्रिवेंशन कैपेबिलिटीज। आईपीएस सबसे बेस्ट होता है आईडीएस से, और इनके जो प्राइसिंग होती है वो डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर कि आपने किस लेवल का सॉफ्टवेयर खरीदा है, कैसा नहीं। और इसके कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस भी आते हैं जो कि आप अपने सिस्टम के अंदर एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हनीपॉट अटैक्स के बारे में। तो यहाँ पे हनीपॉट डिटेक्शन सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट वे में काम करता है और हनीपॉट अटैक अलग होते हैं। तो यहाँ पे हनीपॉट अटैक कैसे बता दो सिंपल वन टर्म्स में। तो हनीपॉट अटैक के अंदर क्या होगा कि अटैकर्स को एक ऐसे सिस्टम के अंदर बुलाया जाता है, उनको इन्फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि
अटैकर्स को ऐसा लगा कि ये सिंपल सिस्टम है और इसके अंदर अटैक परफॉर्म करके हम यूजर की इंफॉर्मेशन चोरी करें। अब क्या हुआ, जो सिस्टम हो किसी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने या किसी भी स्पेशलिस्ट ने डिजाइन किया है जिसके अंदर हनीपॉट अटैक को परफॉर्म किया जा रहा है। अब क्या होगा, अटैकर आया, अटैकर ने क्या किया, आपने जो भी मेथड होता है अटैक करने का उसको यूज किया, यूज करने के बाद में अपनी कुछ लॉगिन एक्टिविटीज या अपना मेथड जो यूज किया था उसको वहां पे छोड़ के चला गया, उसको पता ही नहीं लगा। उसने अटैकर ने क्या किया, सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन जो थी वो चोरी तो कर ली, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो स्पेशलिस्ट है जिसने वो अटैक डिजाइन किया है, उसके अंदर उसके पास भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है किसी अटैकर के बारे में कि अटैकर ने कौन सा मेथड यूज किया था, वो किस लेवल का मेथड है और उसने कैसे कैसे एक्टिविटीज को परफॉर्म की। वो हनीपॉट अटैक्स का यूज करने के बाद में हम काफी बड़े बड़े अटैकर्स को भी कवर कर सकते हैं, वो कहां से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी एक्चुअल लोकेशंस, उनके पास लॉगिन एक्टिविटीज और फर्दर जो उन्होंने मेथड यूज किया था साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स का यूज करके अपने अटैक को परफॉर्म करने का, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे हनीपॉट डिसेप्शन सिस्टम होता है जो कि इसको सिक्योर करने का काम करता है, ठीक है। HDS इसको बोला जाता है। यहाँ पे अटैक मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, डिफेंस इंप्रूवमेंट, अर्ली वार्निंग एंड फेक सर्विसेज होती हैं। फेक सर्विसेज के अंदर सेम चीजें कि सर्विसेज सेम एकदम एक्चुअल सर्विस, रियल ट्रू सर्विस देखने को मिलेगी, लेकिन जो वो सर्विस होती है वो अटैकर्स को एक अट्रैक्टिव मैनर में काम करवाने के लिए यूज होती है, ठीक है। हम पढ़ भी सकते हैं, हनीपॉट सिमुलेटेड सर्विसेज दैट अपीयर वल्नरेबल टू अट्रैक्ट अटैकर्स, ठीक है। अर्ली वार्निंग से अंदर हनीपॉट्स प्रोवाइड अलर्ट बिफोर रियल सिस्टम्स आर टारगेटेड, अटैक मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, डिफेंस इंप्रूवमेंट्स। सो दीज आर द कॉमन टर्म्स बीइंग इंक्लूडेड इन द हनीपॉट डिसेप्शन सिस्टम। तो इसके बारे में आपको नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ज्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है, बस कोर कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो बेसिक लेवल पे आपको समझ आने चाहिए। और मैंने इसको 2-3 तरीकों से आपको समझा दिया। एंड पॉइंट सिक्योरिटी एसेंशियल्स के अंदर मॉलवेयर डिटेक्शन, फायरवॉल प्रोटेक्शन, डिवाइस मॉनिटरिंग, थ्रेट प्रिवेंशन, ये सब चीजें होती हैं। अब यहाँ पे मॉलवेयर डिटेक्शन के अंदर क्या है, आपके सिस्टम की सिक्योरिटी के अंदर अगर एंड पॉइंट सिक्योरिटी चाहिए तो वहां पे वो मॉलवेयर डिटेक्ट करता होना चाहिए। यहाँ पे फायरवॉल प्रोटेक्शन होनी चाहिए 24/7। ये नहीं है कि आपने इंटरनेट एक्टिविटीज क्लोज करने के बाद आपका सिस्टम ऑफ हुआ, ऑफ करने के बाद आपने फिर से सिस्टम ऑन किया लेकिन इंटरनेट एक्टिविटीज कनेक्ट हुई लेकिन वहां पे फायरवॉल काम नहीं कर रही। अगर फायरवॉल कनेक्टेड है 24/7 तो बढ़िया है, अदरवाइज नहीं। रीजन क्या है कि अगर आपने अटैक परफॉर्म करवाना है किसी अटैकर से और आपने फायरवॉल इंक्लूड नहीं करवा रखी अपने सिस्टम के ऊपर, तो अटैकर विद इन सेकंड्स आपके सिस्टम के अंदर ट्रेस करके आपकी प्रीवियस एक्टिविटीज, लॉग्स एक्टिविटीज, 6 लॉग्स को कनेक्ट करने के बाद में वहां पे वो चेक कर सकता है कि आपके सिस्टम पे कब फायरवॉल लगी हुई है कब नहीं। यहाँ पे डिवाइस मॉनिटरिंग होती है। 360 डिग्री क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 360 डिग्री के अंदर आपके डिवाइस की सब इंफॉर्मेशन रह जाती है, उसके अंदर जो भी आपके नेटवर्क के पैकेट्स आ रहे हैं वो सब चीजें यहाँ पे चेक होती हैं। यहाँ पे आपको मैं समझाऊं, पीछे तो हमने कवर किया था, एक सेकेंड, हाँ, सिस लॉग एंड लॉग मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज कलेक्शन जो होता है वो आपके कंप्लीट डिवाइस की मैनेजिंग करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस मॉनिटरिंग होती है, थ्रेट प्रिवेंशन होता है, थ्रेट प्रिवेंशन आपको समझा दिया। तो यहाँ पे एंड सिक्योरिटी एसेंशियल्स के अंदर हम देखें तो एंटीवायरस प्रोटेक्शन, एक्सेस कंट्रोल एंड थ्रेट मॉनिटरिंग, दीज आर द कॉमन 3 टर्म्स दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस वीडियो। सो दीज आर द टॉपिक्स जो कि आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। इसके अंदर डीएनएस स्पूफिंग अटैक के बारे में हमने समझ लिया है, मैक स्पूफिंग क्या होती है ये समझ लिया, विंडोज सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, लिनक्स सिक्योरिटी फाउंडेशंस, विंडोज हार्डनिंग टूल्स, विंडोज लॉग्स एंड मॉनिटरिंग, लिनक्स फाइल परमिशन कंट्रोल, फायरवॉल एंड आईपी टेबल फंडामेंटल्स, सिक्योर शेल हार्डनिंग, ठीक है, सिसलॉग एंड लॉग मैनेजमेंट, आईडीएस वर्सेस आईपीएस सिस्टम प्रोटेक्शन। फर्दर हम आपने आगे पढ़ा था हनीपॉट डिसेप्शन सिस्टम के बारे में, हनीपॉट्स होते क्या है ये क्लियर कर लेना। डिसेप्शन सिस्टम उसका ही एक सिक्योरिटी मैनर में काम करने वाला मैकेनिज्म है, ठीक है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी एसेंशियल्स, ये सब चीजें एक साथ इंटरलिंक्ड है, तो मैंने आपको एक लॉन्ग टर्म वीडियो के अंदर इनको एक्सप्लेन किया है। फर्दर अगर आपको कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो आप पीपीटी के थ्रू भी समझ सकते हैं। मुझे पता है कि मेरी थोड़ी बहुत जीभ लपलपा रही है, इसलिए मैं थोड़े से टॉपिक को आगे पीछे समझा पा रहा हूं, लेकिन एक सिंपल मैनर में आपको सब चीजों को समझा दिया। अगर आपको कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इजीली अपने मैनर में मैसेज करके या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फर्दर कोई टॉपिक ना भी समझ आया हो तो बताइए कमेंट में, मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर उसके बारे में और डीपली समझा पाऊं। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।